अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 यूनिट नंबर 6 का जो है चैप्टर नंबर वर्क एंड एनर्जी, जो कि आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 9 को। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्क पर। वर्क को सबसे पहले आपके पेज नंबर 119 पर जो वर्क के हवाले से बताया गया, जस्ट पहले उसको देखें। इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि वर्क फिजिक्स के ज़बान में उसको कहा जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं और जो बॉडी है वो उस डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम वर्क। जैसे कि आपके पास एक बॉक्स है, आपने उसको फोर्स लगाई अपवर्ड, आपने उसको फोर्स लगाई, यानी कि आपने अब फ़र्ज़ करें आपके पाँव के पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है और आपने उसको जो है फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में कि वो लेफ़्ट साइड पर जा रही है। यानी कि आप इस तरह खड़े हैं कि फ़र्ज़ करें दो सामने जो है रस्ते हैं, ठीक है, और आप एक राइट साइड पे खड़े हुए हैं और आपके हाथ पास जो पाँव में एक बॉक्स है, ठीक है, आपने उसको टर्न इस तरह से देना है, इस तरह से उसको फोर्स लगानी है कि वो राइट साइड पर जाए। जब वो राइट साइड पर जाएगा, इसका मतलब है हमें पता चल गया आपने फोर्स जो वो राइट साइड पर लगाई। इसी तरीके से अब अगर आप बॉक्स पर लेफ़्ट साइड पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स की वजह से लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई बॉक्स है और आप उसको फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, जैसे वो फॉरवर्ड जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है कि उसमें जो बॉडी है वो फॉरवर्ड जा रही है, तो वो बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बैकवर्ड फोर्स लगाई जाती है तो बॉडी जो है वो बैकवर्ड जाना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि बॉडी पर जो फोर्स लगाई गई थी वो बैकवर्ड लगी थी, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मूव करना शुरू कर दिया। तो वर्क ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और अगर वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे तो वो उसका वर्क कहलाता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये कि अगर फोर्स उस डायरेक्शन में लगी कि बॉडी ने दूसरी उसी फोर्स की डायरेक्शन में जाना मूव कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट जो था वो उधर ही था। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स जो वर्क है वो पॉसिबल हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन बनी W=FD। इसी तरीके से पेज नंबर 119 पर एक डायग्राम है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर दो डायग्राम्स दिखाई। अब देखें जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड पर एक बॉक्स है, फोर्स जो है वो राइट साइड पर लग रही है, तो बॉक्स ने भी राइट साइड पर आना मूव किया। अगर राइट साइड वाला हम बॉक्स लें और हम उस पर फोर्स लगाएं तो फोर्स लेफ्ट साइड पर लगेगी। इसका मतलब है कि बॉडी यानी कि जो बॉक्स है वो लेफ्ट साइड पर जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये आपकी बुक में जो बॉक्स दिखाया गया इस पर जो फोर्स है वो राइट साइड पर लग रही है। तो बॉडी जो है वो कहाँ पर मूव करना उसने शुरू किया, जो बॉक्स उसने कहाँ पर मूव करना शुरू किया, उसने राइट साइड पर मूव करना शुरू कर दिया। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, के वर्क जो है जब बॉडी पर एक्ट कर रहा होता है उसको उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहा होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। तो वर्क वहाँ पर पॉसिबल होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। इसी तरीके से सम टाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो फोर्स है और यानी कि डिस्प्लेसमेंट है उनकी एक जैसी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वर्क फिर भी पॉसिबल होता है। जैसे कि अगर हम देखें बेस के लिहाज से तो हम cos थीटा को लेते हैं, यानी कि फोर्स जो है वो एक्स कंपोनेंट पे लग रही है तो Fx=F cos थीटा। इसी तरीके से जो फोर्स है वो वाई कंपोनेंट पे लग रही है तो फोर्स Fy=Fy sin थीटा। तो टोटल अगर हम एक्स को देख रहे हैं, यानी कि अगर हम एक्स कंपोनेंट पे फोर्स को देख रहे हैं तो W=Fx को एस जो है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है तो F cos थीटा =S। तो एफ एस यानी कि एस को जब हम फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स यानी कि जो वर्क आएगा वो होगा W=Fs cos थीटा। वर्क की डेफिनेशन है, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि वर्क जो है किसी बॉडी पर जब एक्ट कर रहा होता है, यानी कि जब हम किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम वर्क फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जो उस पर फोर्स लगाई जाती है उस ऑब्जेक्ट को उस डायरेक्शन में मूव करवाती है जिस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाई जाती है।
इसी तरीके से हम लोग जानते हैं जो वर्क है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है फोर्स, एक होती है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों वेक्टर क्वांटिटी मिलकर एक स्केलर क्वांटिटी बना रही हैं, यानी कि वर्क को। तो W इज इक्वल टू एफ डी जो हो गया यानी कि एफ डी कॉस थीटा। तो ये हमें पता चला कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों ने मिलकर स्केलर क्वांटिटी बना दी यानी कि वर्क को। और जो हमें यूनिट पता होता है वर्क का, तो वर्क का यूनिट होता है जोल। ठीक है, तो जोल 1 जोल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब क्या है कि वर्क का यूनिट जो है जोल भी होगा, वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी होगा, लेकिन न्यूटन और मीटर के दरमियान में थोड़ा सा स्पेस है कि न्यूटन जो है वो कैपिटल N है जबकि जो मीटर है वो स्मॉल m है और दोनों के साथ दरमियान में जो है स्पेस है। इसी तरीके से जब हम दोनों क्वांटिटीज़ को लिख रहे होते हैं आपस में तो थोड़ा सा स्पेस लाना चाहिए। तो ये हमें पता चला कि जो यूनिट है वर्क का वो है कौन सा, जोल, और 1 जोल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के। अच्छा, अब स्मॉल यूनिट जो है वो है वर्क का, वो है जूल। वर्क का स्मॉल यूनिट कौन सा है, जूल। लेकिन अगर वर्क का बिगर यूनिट देखेंगे तो प्रीफिक्सेस में आ जाएगा, किलो, मेगा, गीगा, ठीक है, टेरा, टेरा, पीटा, ये सारे ये आते हैं बिगर यूनिट्स में, यानी कि प्रीफिक्सेस जो है वो बिगर यूनिट को जब शो करेगी तो वर्क जो होगा बिगर यूनिट्स में आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ सकता है कि वर्क का स्मॉल यूनिट कौन सा है, तो वर्क का स्मॉल यूनिट जो होगा वो होगा जूल। और हम लोग ये भी जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलकर वर्क बना रही हैं, तो इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, वर्क। यानी फोर्स का यूनिट अगर न्यूटन है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके अगर वर्क बना रहे हैं तो न्यूटन और मीटर मिलकर आपस में क्या बनेंगे, जूल, क्योंकि जूल जो है वो वर्क का यूनिट है। इसी तरीके से ये यहाँ पर जो है हमें पता चल गया कि वर्क है। अब जो वर्क है ना ये है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसलिए हमने इसको क्या करना है, इसको इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसको जो है आगे फॉरवर्ड करना है। जैसे कि वर्क जो था ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि पहले तो इसकी लिखनी है डेफिनेशन वर्क की डेफिनेशन लिखने के बाद इसके डायग्राम बनानी है जो पीछे 119 पर फिगर दी गई है, ठीक है, वहाँ पर जस्ट ये डायग्राम बनाकर ये शो करना है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है जो बॉक्स था उसने उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि वर्क उधर ही डन होगा, वर्क उधर ही पॉसिबल होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी और जो बॉक्स है वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। उस पैराग्राफ में ये आ जाएगा। फिर पेज नंबर 122 पे एक और एक्सप्लेनेशन देनी है, वहाँ पर ये बताना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कभी ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन में होते हैं और कभी ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन में नहीं होते। तो इसका मतलब यही नहीं है कि अगर वो एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तो वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। वर्क तब भी पॉसिबल होगा जैसे कि एफ़ और डी के दरमियान में अगर 90 का एंगल आ जाएगा तो वर्क मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि अगर एंगल जो है वो लेस देन थीटा है तो पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन एंगल है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। और इसी तरीके से वर्क डन की जब डेफिनेशन आ जाएगी फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा जैसे कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो स्केलर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूले में W इज इक्वल टू एफ एस, यानी कि F जो है वो फोर्स है और जो S है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। इसी तरीके से फिर बताना है कि जो यूनिट है वर्क का वो जूल है, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। और हम लोग जानते हैं फिर जूल की डेफिनेशन लिखनी है, द अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताना था कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ नोन एज वर्क। लेकिन अब हम बात करें जोल की, तो हम फोर्स और जो हमारे पास वो था
डिस्प्लेसमेंट उनकी जगह हम उनके जब यूनिट लिखेंगे तो वर्क की जगह भी उसका यूनिट आ जाएगा, ऊपर डिफाइन कर देंगे। जैसे कि वर्क का यूनिट जूल है, जब हम जूल को डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ पे फोर्स और न्यूटन फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट में उसको नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि पहले वर्क था तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहे थे। अब हम जूल को लिख रहे हैं तो जूल में न्यूटन और मीटर को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसड अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इज कॉल्ड द 1 जूल। तो यानी कि 1 जूल को फाइंड आउट करने के लिए हमने न्यूटन और मीटर लिखा, और वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिखे। और फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। वर्क का यूनिट जूल है और जूल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो जूल है वो वर्क का स्मॉलर यूनिट है, और बिगर यूनिट होते हैं किलो, मेगा, गीगा। जैसे कि 1 किलो इज़ इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। इसी तरीके से 1 मेगा जूल की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख जूल। तो इस तरह से जो है ये बन जाएगी। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जो है ये तो पूरा हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसको क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। मैंने बताया कि इसको किस तरीके से आपने जो है वो लेकर जाना है। उसके बाद आ जाता है आपका एनर्जी। एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क। अब देखिए, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास पोटेंशियल नहीं है, आपके पास कुव्वत नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जब आपके पास एनर्जी आ जाएगी तो आप उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। जैसे कि हमारे अगर बायो के लिहाज से देखें तो हमारी बॉडी, हमारे जो मसल्स हैं वो हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जब हमें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि C6H12O6 जो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके वजह से हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाती है, काफ़ी एबिलिटी आ जाती है कि हम किसी भी काम को करने के पॉसिबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी काम को करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को करना, वहाँ पर हमारी एनर्जी यूज़ हो रही होती है, यानी कि एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क। और अगर अकॉर्डिंग आपकी बुक के देखा जाए तो वहाँ पर भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। कि एक बॉडी तब एनर्जी रखती है जब उसके अंदर एबिलिटी होती है किसी काम को करने के लिए। जब किसी काम को करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी पैदा हो जाती है उसको बोलते हैं एनर्जी। लेकिन जब किसी काम को करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी नहीं होती, इसका मतलब है कि आपके पास एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी वाला फर्स्ट पैराग्राफ जो उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। द एनर्जी इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन साइंस। एनर्जी जो है ये एक बहुत अहम और एक बुनियादी नज़रिया है साइंस में। इट पेज नंबर 121 ओपन करें, उसमें इट लिंक्स आलमोस्ट ऑल द नेचर फिनोमिना। एनर्जी जो है ये तमाम नेचर फिनोमिना से बिलोंग करती है। व्हेन वी से दैट, जब हम कहते हैं अ बॉडी हैज़ एनर्जी, एक बॉडी उसके अंदर एक एनर्जी है, वही मीन्स दैट उसके अंदर एबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे कि ऊपर पहाड़ों से जब पानी आ रहा होता है और ठीक है, और वो नीचे जब गिरता है और नदी नालों में इस तरह बह रहा होता है, इसका मतलब है कि पानी के अंदर एबिलिटी थी कि वो माउंटेन से ऊपर आबशार की सूरत में गिर रहा था ज़मीन पर। तो इसका मतलब एक वाटर के अंदर जो थी वो एनर्जी थी जो वाटर को आगे फॉरवर्ड फर्दर मूव करवाने के लिए प्ले रोल कर रही थी। इसका मतलब है कि जो पानी है वो जैसे नीचे गिरा उसके अंदर एनर्जी थी तो पानी नीचे गिरा। अगर पानी के अंदर एनर्जी ना होती तो वो कभी भी ना गिरता। इसी तरीके से द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज टू रन वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइंस। और इसी तरीके से जो पानी के अंदर एनर्जी होती है, जब पानी जो पहाड़ों से ज़मीन पर गिरता है एक एनर्जी की वजह से गिरता है, क्योंकि एनर्जी है तो वो पानी गिर रहा है। फिर आगे पानी फर्दर जाता है, जब वो टर्बाइंस वगैरह को घुमाता है तब भी वहाँ पर एनर्जी होती है, ठीक है, जो टरबाइन को घुमाने में अहम किरदार अदा करती है। फिर वो एनर्जी जो टरबाइन को घुमाती है तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है। ये सारा एक प्रोसेस होता है कि फर्दर जो हमें पता हो रहा होता है कि इस एनर्जी से ये एनर्जी बन रही है, इस एनर्जी से ये एनर्जी बन रही है, इस तरह। लेकिन जस्ट आपको ये बताना था कि किसी भी काम को करने के लिए जब एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी होता है। पानी अगर पहाड़ से गिर रहा है इसका मतलब है कि पानी के अंदर भी एनर्जी थी, जो एनर्जी जो है पानी को ऊपर से गिरा रही है ज़मीन पर। पानी अगर बह रहा है समंदरों दरियों में, इसका मतलब है तब भी उसके अंदर कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो पानी जो है वो फ्लो करना शुरू कर रहा है।
तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है एनर्जी की डेफिनेशन। एनर्जी के आगे 2 टाइप्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिनेशन इसकी पूछी जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन में तो हम कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन हमने लिखनी है और साथ में आपने ऊपर वाला जो पैराग्राफ है पानी वाला यानी कि रनिंग वाटर वाला, वो आपने क्या करना है, उसको एक्सप्लेनेशन में यानी एग्जाम्पल के तौर पर लिख देना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये क्वेश्चन आएगा तो आपने एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने एग्जांपल देनी है रनिंग वाटर की, कि पानी जो है अगर ये बुलंदी से गिर रहा है, अगर ये पहाड़ों से गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एनर्जी है, तो ये ऊपर से गिर रहा है ज़मीन पर। अगर इसके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो किस तरह ये मूव करेगा। पानी जो है अगर दरिया में, नदी नालों में बह रहा है, इसका मतलब इसके अंदर फिर भी कोई ना कोई एनर्जी है जिसकी वजह से ये मूव करे। अगर इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी तो ये कैसे बहेगा। तो इसी तरीके से पानी के अंदर एनर्जी होती है तो ये आगे टरबाइन को घुमाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यह आपने एग्जांपल देनी है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ जाएगा तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और डेफिनेशन जो है ये वाली लिखनी है, बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो इस काबिल है कि बॉडी जो है वो काम कर सके, तो उसको बोलेंगे हम एनर्जी। फिर आगे इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक तो है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी जो है हम डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए, मैंने स्लाइड में यहाँ लिखा है, रिलेटेड टू मोशन एंड मूवमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मूवमेंट होगी या मोशन होगी, यानी वो मूव कर रहा होगा, वो घूम रहा होगा, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पेज नंबर 121 पे है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड अ वाइंड। इसका मतलब है कि एयर जो थी पहले वो अगर रुकी हुई है तो वो एयर ही है, लेकिन जब एयर ने चलना शुरू किया, यानी एयर जो थी उसने, हवा ने अगर मूवमेंट शो कर दी, घूमना शुरू कर दिया, यानी कि अगर हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हम लोग फ़र्ज़ करें बाहर साइड में बैठे हुए हैं, जस्ट लाइक वी फील एयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे बाल उड़ते हैं, ठीक है, हमारी जो चीज़ें वगैरह हैं वो थोड़ी सी मूवमेंट में आना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब है कि हवा ने मूवमेंट में आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें जो है वो उड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हवा के अंदर मूवमेंट आई और हवा ने मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि हवा की मूवमेंट ने ये बताया कि कौन सी एनर्जी में तब्दील हो गई है, वो वाइंड एनर्जी में तब्दील हो गई है। क्यों? हवा पहले रुकी हुई थी, वो एयर थी, जब उसने मूवमेंट और मोशन जो है वो शो करना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं विंड, ठीक है। और उस एनर्जी को बोलेंगे जो हवा को मूवमेंट में लेके, उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, यानी कि अगर वो हवा रुकी हुई है, वो एयर है, जब हवा ने मूव करना शुरू कर दिया तो वो विंड बन गई, और वो एनर्जी क्या कहलाई, विंड एनर्जी। और बेसिकली विंड एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से वी कैन यूज़ विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग। और विंड एनर्जी को हम बेसिकली बहुत सी चीज़ों को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इट ड्राइव्स विंड मिल्स एंड पुशेस सेलिंग बोट्स। यानी कि अगर हम देखें बहरी जहाज़ों को समंदर में, तो समंदर में जो है बहरी हवाएं चल रही होती हैं, समुद्री हवाएं चल रही होती हैं, बेसिकली वो विंड एनर्जी होती है जो कि बहरी जहाज़ों को मूव करवाने में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। अगर विंड एनर्जी ना हो, ठीक है, तो विंड एनर्जी किस लिए होती है, मूव करवाने के लिए। अगर विंड एनर्जी नहीं होगी तो बहरी जहाज़ मूव नहीं करेगा, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर एयर होगी। जब एयर मूव करेगी तो वहाँ पर विंड पैदा होगा, यानी कि एयर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी विंड में, क्योंकि एयर जो उसने मूव करना शुरू कर दिया। जब वो विंड में कन्वर्ट होगी तो वो बेसिकली वो विंड एनर्जी बन जाएगी। विंड एनर्जी जो है किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए हम किरदार अदा करती है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ में मूवमेंट आ जाना काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली विंड एनर्जी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली मूविंग वाटर इन अ रिवर कैन कैरी वुडन लोड्स थ्रू लार्ज डिस्टेंस। इसका मतलब है कि बहरी जहाज़ वगैरह में जो अगर ज़्यादा सामान वगैरह लोड कर दिए जाते हैं और वो ज़्यादा सफ़र तय कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि उसमें विंड एनर्जी थी जो आगे से उनको मूव करवा रही है, जहाज़ वगैरह को आगे फॉरवर्ड करने में अहम किरदार अदा कर रही है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, फ़र्ज़ करें बहरी जहाज़ समंदर की सतह पर रुका हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, बेसिकली वहाँ पर एयर है।
जब बहरी जहाज़ ने चलना शुरू किया, इसका मतलब है कि हवा ने अपनी स्पीड में तेज़ी लाना शुरू की और हवा जो है वो विंड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हवा के अंदर मूवमेंट आ गई और वो विंड क्या कहलाई, विंड एनर्जी कहलाई। और विंड एनर्जी ने जब बहरी जहाज़ को आगे फॉरवर्ड मूव करवाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि बहरी जहाज़ की मोशन में तब्दीली आ गई, बहरी जहाज़ ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। और मूवमेंट है तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो विंड एनर्जी बेसिकली क्या कहलाई, काइनेटिक एनर्जी। पेज नंबर 122 पर है, इसको भी आगे फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि दस अ मूविंग बॉडी हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो मूविंग चीज़ें होंगी उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, जस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी तब पॉसिबल होती है जब उस बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है या मोशन होती है, ठीक है। और फिर जो है इसकी डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की, पेज नंबर 122 पे। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर एक बॉडी जो है उसके अंदर जो एनर्जी पोजेसिव होती है वो उसकी मोशन की वजह से होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फिर नीचे वाला पैराग्राफ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m मूविंग विद वेलोसिटी v। यानी कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी उसकी इक्वेशन है 1/2 mv²। इसका मतलब है कि m और v तो हमारे पास आ गए कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसका मैस m है, तो मैस को स्मॉल m से जाहिर करते हैं और वो मूव कर रही है एक वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को v से मेजर कर रहे होते हैं। द बॉडी स्टॉप्स आवर आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस। और वो बॉडी जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसका जो डिस्टेंस है वो s है, ड्यू टू सम ऑपोजिंग फोर्स, क्योंकि जो मुकाबले में ऑपोजिट फोर्स लग रही होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने में अहम किरदार अदा कर रही होती है, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है अगर बॉडी मोशन में है, मूवमेंट में, और वो फ़ौरन रुक जाती है, इसका मतलब है कोई दूसरी फोर्स आई है जिसने उस ऑब्जेक्ट को रोक दिया है, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स इज़ बेसिकली अ फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोकने में अहम किरदार अदा करेगी, इसका मतलब उसमें रुकावट पैदा कर रही है। The body possesses kinetic energy and is capable to do work against the opposite force if handle kinetic energy used up। अब देखें एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, अचानक वो रुक जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर ड्रैग फोर्स आ गई, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स आ गई और उसने ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करते करते स्टॉप कर दिया, बॉडी रुक गई। अब क्या है कि बॉडी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा हो गई, एक ऐसी एनर्जी पैदा हो गई कि वो उस ऑपोजिट फोर्स के अगेंस्ट उसने काम करना शुरू किया। उसने कहा अगर ड्रैग फोर्स लग रही है ना, यानी अगर ड्रैग फोर्स मुझे रोक रही है घूमने से और मैं स्टॉप हो गई हूँ, अब मैंने ऐसा करना है कि मैंने ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट काम करना है और मैंने स्टॉप नहीं होना, मैंने मूवमेंट करनी है। तो मूवमेंट में कौन सी काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रही है, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसने अब बॉडी को कहा है कि तुमने रुकना नहीं है, तुमने ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट काम करना है, यानी ऑपोजिट फोर्स के अगेंस्ट काम करना है और क्या करना है कि उसको अपने आप को रुकने नहीं देना, मूवमेंट करते रहनी है। तो मूवमेंट तो जस्ट एक एनर्जी कहलाती है, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली एनर्जी जो है वो जूल है, तो वर्क का यूनिट भी जूल है। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्स जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क के इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी भी वर्क के इक्वल होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी तो जूल का यूनिट है ना। तो एनर्जी अगर वर्क का यूनिट जूल है तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा, ठीक है, दोनों ही एनर्जी है ना। तो अगर वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, इसका मतलब है फिर काइनेटिक एनर्जी भी वर्क के इक्वल होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जूल है और वर्क का यूनिट भी जूल है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर वर्क के इक्वल है और वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी v, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि बॉडी जो है वो अचानक रुक गई है, बॉडी अब कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। तो हमें पता है कि सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग f इज़ इक्वल टू ma।
अब क्या करना है कि एक्सेलरेशन हमने निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालते वक्त हम ये बोलेंगे कि a इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अब ऑपोजिट फोर्स आ गई है जो कि बॉडी को मूव करते करते स्टॉप करवा रही है, बॉडी रुक गई है। इसका मतलब है कि ऑपोजिट फोर्स है तो नेगेटिव साइन आ गया। अगर बॉडी स्टॉप नहीं कर रही और बॉडी जस्ट मूव कर रही है तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ऑपोजिट फोर्स लग रही है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते करते कह रही है कि रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। वो थी डायरेक्ट फोर्स, इसलिए नेगेटिव का साइन लगा दिया। a इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। मोशन इज अपोज हैंस एस इज नेगेटिव साइन थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। न्यूटन के अगर थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो ये करते हैं ना कि अगर ऑपोजिट फोर्स लग रही है, ऑपोजिट कोई भी चीज़ लग रही है तो वो नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रही तो वो पॉजिटिव के केस में आएगी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लग रही है, इसका मतलब है कि बॉडी जो है मूव करते करते रुक गई है। इसलिए इसका मतलब ये है कि नेगेटिव फोर्स लगी, यानी ऑपोजिट फोर्स लगी जिसने बॉडी को मूवमेंट कराते कराते स्टॉप करवा दिया। तो सेकंड इक्वेशन जो थी वो थी a इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। जब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन कहती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, जबकि पहली इक्वेशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्र और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्र हम लेंगे तो a की जगह हमने माइनस एफ ओवर एम पुट करना है, और फाइनल वेलोसिटी जो थी उसको हमने ज़ीरो कंसीडर करना है, स्क्र लेंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो इक्वल आ गई हाफ एम वी स्क्र के। अब हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो ये वर्क के इक्वल था। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र। हम लोग ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उसका यूनिट जूल है, वर्क का यूनिट जूल है, और काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर वर्क जो है वो हाफ एम वी स्क्र के इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी भी किसके इक्वल होगी? हाफ एम वी स्क्र के। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनी? 6.5 पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र। यानी कि अब यहाँ से दो डेरिवेशन निकलती हैं। अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्र है, तो v का स्क्र यानी कि वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जब हमारे पास डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम मैस को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? डबल। यानी कि फोर्स के डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, और मैस के डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र आ गया। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मैस एंड मूविंग विद वेलोसिटी v। इसका मतलब है कि मूवमेंट जहाँ पर आएगी उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में आ जाना उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और वो अचानक अगर रुक गई है, इसका मतलब है उसके बदले में कौन सी फोर्स लग रही है? वो ऑपोजिट फोर्स लग रही है जो कि बॉडी को कह रही है कि रुक जाओ, मूवमेंट कराते कराते वो रुक गई है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी ना। एनर्जी जो है द एबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए अगर बॉडी के अंदर एबिलिटी पैदा हो जाती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी चीज़ को करने के लिए, यानी कोई भी अगर हम काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमारे अंदर जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं एनर्जी। और अगर हम पोजीशन के हवाले से बात कर रहे हैं एनर्जी को तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो कर लेते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी की पोजीशन के हवाले से हम उसकी एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी की मूवमेंट यानी मोशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे तो कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोजीशन को हमने जस्ट यहाँ पर डिस्कस करना है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका नीचे वाला पैराग्राफ है पेज नंबर 123 पे। स्टोर्ड वाटर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। वाटर स्टोर हुआ है यानी कि वाटर रुका हुआ है। वाटर की जस्ट पोजीशन बताई हुई है कि पानी जो है वो रुका हुआ है और वो यहाँ पर है, उसको बोलेंगे वहाँ पर कौन सी एनर्जी है? अगर तो पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। जब वाटर के अंदर मूवमेंट आएगी, वाटर के अंदर मूवमेंट क्रिएट होगी, वाटर जो है बहना शुरू कर देगा, तब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वहाँ पर फिर काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो इसलिए स्टोर्ड वाटर यानी कि पानी अगर रुका हुआ है, पोजीशन बयान कर रहा है, तो वहाँ पर जस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इसी तरीके से अ हैमर रेज्ड अप टू सम हाइट एज, यहाँ पे जस्ट हाइट का जहाँ पर जिक्र होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हैमर यानी कि हथौड़ी, अभी कील देखें वो एक बॉक्स के अंदर अटैच कर रही हैं। हैमर यानी कि हथौड़ी को आप पीछे लेकर जाते हैं, एक हाइट पर लेकर जाते हैं और आप वापस उसको लेकर आते हैं। इसका मतलब ये कि एक हाइट तक लेकर अगर किसी चीज़ को जा रहे हैं तो उस हैमर के अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर इज ड्यू टू इट्स हाइट। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी के अंदर एनर्जी है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है और बॉडी को अगर हम उसकी हाइट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट अ बॉडी ऑफ मैस m बी रेज्ड अप थ्रू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड से एक हाइट लेनी है h, बॉडी को ऊपर तक लेकर जाना है, बॉडी को हाइट। जब आपने अब देखे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। अगर तो बॉडी के अंदर मूवमेंट है, मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी के हवा को हम जो है हाइट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब बॉडी को है सर्टेन हाइट तक लेकर जाना है उठाकर, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कौन सी जो है एक एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि डब्ल्यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एच। अब क्या था, जब डिस्प्लेसमेंट का जिक्र होगा तो हम बोलेंगे वर्क, जब डिस्प्लेसमेंट में मूवमेंट आ जाएगी तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जब डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट में कन्वर्ट करेंगे, जब हम हाइट के हवाले से डिस्कस करेंगे तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है इज इक्वल टू एफ एच। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच था, यानी कि वर्क जो था वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था। अब पोटेंशियल एनर्जी वो फोर्स और हाइट के इक्वल है। इसका मतलब है कि जो फोर्स का यूनिट है, जो वर्क का यूनिट जूल था, तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी कौन सा हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये फोर्स और हाइट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एच जो है वो एम जी इक्वल के इक्वल है। तो डब्ल्यू बराबर है, हमें पता है कि हाइट ऑफ द बॉडी यानी कि वेट ऑफ द बॉडी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बराबर है एम जी के। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एच था, तो एफ़ की वैल्यू हम पुट करेंगे कि एफ़ इज इक्वल टू डब्ल्यू बराबर है एम जी। ठीक है, तो एफ़ की जगह क्या आ जाएगा? एम जी आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, यानी हाइट के हवाले से अगर हम किसी बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी एच के इक्वल। और दूसरी बात अपने जहन में आपने रखनी है कि वर्क डन जो है ना वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी भी होगा और वो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। जब पोजीशन की बात आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी, जब मूवमेंट की बात आएगी तो काइनेटिक एनर्जी। जब हाइट के हवाले से हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी। जब हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे लेकिन उसमें मोशन आ गई है तो वो फिर होगा काइनेटिक एनर्जी। जस्ट हम सिंपल अगर हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया तो वो वर्क है। तो इस पूरे टॉपिक को जस्ट हमने एनर्जी के हवाले से जो है डिस्कस करना था। एनर्जी के हवाले से हमने डिस्कस भी कर लिया कि वर्क का यूनिट जूल है और वर्क के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब है कि दोनों का यूनिट जूल होगा। दोनों की एनर्जी यानी कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि अगर किसी भी काम को करने के लिए कोई एनर्जी हमें चाहिए होगी तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी का यूनिट जूल है तो इसका मतलब वर्क का यूनिट भी जूल होगा, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा और पोटेंशियल एनर्जी का भी जो यूनिट जो होगा वो जूल होगा। सर्टन हाइट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हाइट के हवाले से हम कहते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है और जो पोटेंशियल एनर्जी था ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए। आज के चैप्टर में जो हमने पढ़ा वर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, या आगे जो भी हम टॉपिक जितने हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगी। जस्ट अभी हमने वर्क पढ़ा था, ठीक है, उसके हवाले से फिर मैंने आपको बताया कि वर्क जो है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर हमने पढ़ा का एनर्जी की मैंने अगर कहा है कि डेफिनेशन जब आप आ जाएगी, अगर वो आपसे पूछे डिफ़ाइन एनर्जी तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जांपल देनी है जो कि मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से एनर्जी वाला टॉपिक आ जाता है फिर आपने लिखना है एनर्जी की डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल। फिर आपने लिखनी है टाइप्स की हेडिंग देनी है। फिर लिखना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन यानी कि मूवमेंट आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी की पोजीशन के हवाले से बात की जाएगी तो वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी को हाइट के हवाले से डिस्कस करेंगे तो हमें पता है कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। जब बॉडी को यानी कि मूवमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि अगर एक बॉडी सर्टन हाइट तक जा रही है, यानी बॉडी को हमने उठा लिया है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये जो था यहाँ तक क्लियर हो गया।